हेलो एवरीवन गाइस, मैं राम राजपूत IIT गुवाहाटी MS student and welcome to all of you on my next episode of the placement talk. In this video tutorial I am going to talking with a chemistry student Kanaram. He got a PhD offer from 3 different foreign universities. So in this video tutorial I will give you complete detail about the because I was getting lots of queries regarding to this कि क्या केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज वगैरह रहती है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये जा रहा था कि क्या केमिस्ट्री के स्टूडेंट टेक कंपनीज लाइक द डेटा साइंस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड के लिए जा सकते हैं क्या, और कौन कौन सी कंपनीज इनको अलाउ करती है। सो गाइस, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो प्लेसमेंट वर्सेस PhD। यार देखो कि यार PhD में जहाँ तक मतलब सभी को लगता है कि यार PhD के बाद ओनली प्रोफेसर फील्ड में जाते हैं, ओनली टीचिंग करनी रहती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर PhD में बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है और लाइफ बहुत ही अच्छी रहती है। तो उसके बारे में अपन कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री के स्टूडेंट ज़्यादातर PhD को प्रीफर क्यों करते हैं और फॉरेन के लिए, क्योंकि इस बार 10 स्टूडेंट को PhD ऑफर मिला है फॉरेन से, ठीक है। और दूसरी बात की क्या टेक कंपनीज जो रहती है क्या केमिस्ट्री स्टूडेंट को अलाउ करती है कि गाइस हाँ, केमिस्ट्री स्टूडेंट को अलाउ करती है। और इसका वीडियो मैं ऑलरेडी जो मैंने फिजिक्स स्टूडेंट के साथ बनाया था, सेम टू सेम प्रोसीजर केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए रहता है। जो मैंने वहाँ पर पूरा डेटा शेयर करा है कि कौन कौन सी कंपनी ने फिजिक्स स्टूडेंट को अलाउ करा था, उन्हीं सभी कंपनी ने केमिस्ट्री स्टूडेंट को भी अलाउ करा था। तो वीडियो आप जरूर अच्छे से देख लेना और वहाँ पर क्या क्या मतलब किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। और दूसरी बात, इस बार जो केमिस्ट्री में जितने भी टोटल प्लेसमेंट वगैरह हुए उसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है एडटेक कंपनीज वाला। तो उस वीडियो में मैंने पूरा आपको डेटा शेयर करा है कि कितने स्टूडेंट का कौन कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट हो रहा है, जो नारायणा हो गया या एलन हो गया, आकाश या फिर फिजिक्स वाला। तो इन सभी कंपनी का एडटेक कंपनीज का प्लेसमेंट प्रोसीजर कैसे क्या रहता है और किस टाइप के वहाँ पर इंटरव्यू डेमो में क्वेश्चन वगैरह आपको पूछे जाते हैं। तो वीडियो पर आप जरूर देख लेना यदि आप प्लेसमेंट के परस्पेक्टिव से जा रहे हो, और यदि स्पेशली आप PhD के लिए सोच रहे हो तो वीडियो जरूर एंड तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट वगैरह मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एंड नेक्स्ट पॉइंट होगा कि यार कि यदि आप फॉरेन PhD के लिए ट्राई कर रहे हो तो उसका प्रोसेस क्या रहता है, आपको कैसे क्या अप्लाई करना रहता है, पूरी डिटेल अपन जानेंगे। कौन से एग्जाम होती है और कैसे क्या आपको उसको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि इस बार टोटल 10 स्टूडेंट ट्राई कर रहे थे फॉरेन PhD के लिए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से, IIT गुवाहाटी से। तो सभी को अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी है और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे उनको 3-3, 4-4 यूनिवर्सिटी से ऑफर मिला है और अभी भी उनके पास चांस वगैरह है। जैसे कनाराम को अभी 3 यूनिवर्सिटी से ऑफर मिल चुका है और अभी उसके पास चांस है कि उसको अदर यूनिवर्सिटी से ऑफर मिल जाए। और मैं वीडियो में आगे भी बात करूँगा कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है और उसके लिए आपको कैसे क्या प्रिपरेशन वगैरह करनी चाहिए। जो यूनिवर्सिटी की लिस्ट वगैरह है ये आपको शो हो रही है। तो ये इन यूनिवर्सिटीज से सारी USA की यूनिवर्सिटीज है, तो यहाँ से इनको ऑफर मिला है। और IIT का कोर्स करिकुलम कैसा है, किस टाइप से आपको हेल्पफुल मिलता है केमिस्ट्री का स्पेशली। सो लॉट्स ऑफ द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड एट द एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस सम रैपिड फायर क्वेश्चन। और यदि आपके पास भी कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन हो पूछने को तो कमेंट करके जरूर आप मुझे बताना, ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड में अगले कुछ स्टूडेंट से मैं पूछ पाऊँ। ओके गाइस, करते हैं स्टार्ट। अभी तक टोटल 3 यूनिवर्सिटीज़ से मुझे ऑफ़र आया है। 3 में से एक तो काफ़ी रीसेंट आया है, तो तीनों का नाम होगा। सबसे पहले आया था कैंसस यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद इंडियाना यूनिवर्सिटी और अभी रिसेंटली आया है मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी। तो अभी मैं इंडियाना यूनिवर्सिटी जाने का हाल फिलहाल मैंने सोचा है। और बाकी मतलब कि कोई स्टूडेंट यदि इसको अप्लाई करना चाहता है फॉरेन PhD के लिए तो उसकी प्रोसेस क्या रहती है? तो प्रोसेस काफ़ी बड़ी होती है। अप्रॉक्स 1 साल पहले तुम्हें शुरू करना होता है। तो अभी जैसे इस साल अगस्त में अगर एडमिन होगा तो उसे लास्ट ईयर अगस्त से ही चालू करना होता है अपना काम। अगर एप्लीकेशन करना है तो स्पेशली USA में एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना होता है, TOEFL या फिर IELTS, इन दोनों में से भी कोई एक टेस्ट देना होता है। और वो टेस्ट आप एटलीस्ट तुम्हारे एप्लीकेशन शुरू होने के पहले ही देकर उसका स्कोर आप लेना सही रहेगा। GRE पहले लिया करती थी यूनिवर्सिटीज़, बट अब काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ USA में GRE उन्होंने लेना बंद कर दिया है। तो TOEFL आप एग्ज़ाम दोगे। अब उसे अभी कंट्री के लिए अलग होता है, जैसे कि हाँ में अपने को अप्लाई करना है तो US के लिए अलग होगा। हाँ, ऐसा के लिए TOEFL नहीं, ऐसा नहीं है। USA, UK और जो भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है, एक्सेप्ट यूरोप के अलावा जो भी कंट्रीज़ है मैक्सिमम वहाँ पर TOEFL एग्ज़ाम वैलिड होती है। हाँ, और साइंस के लिए GRE अभी स्क्रैप कर दिया गया है, GRE अभी नहीं चाहिए। और ये हो गया एग्ज़ाम का बात। जैसे ही आप एग्ज़ाम देते हो उसके बाद आपको कौन सी फील्ड में रिसर्च करना है वो डिसाइड करते हो। फील्ड आपकी डिसाइड होगी, उसके बाद आप उस फील्ड से रिलेटेड कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च अच्छा है उस हिसाब से आप फिर यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करोगे। जैसे मेरा रिसर्च इंटरेस्ट स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड सारी जितने भी USA में यूनिवर्सिटीज़ है सबका जाके सब फैकल्टीज़ और फैकल्टीज़ के रिसर्च देखने होते हैं। जो तुम्हें तुम्हारे रिसर्च में अच्छी लगती है
उस हिसाब से यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी होती है। और यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट में एक और बड़ा फैक्टर आता है कि जो आपने टॉफेल दिया है उस टॉफेल एग्ज़ाम का जो स्कोर होता है उसके भी हर एक यूनिवर्सिटी के कट ऑफ्स होते हैं। तो टॉफेल का एग्ज़ाम 120 मार्क्स का होता है और यूजुअली हर एक यूनिवर्सिटी का कट ऑफ मोर देन 80 होता है, बट फॉर सेफर साइड आपका 100 प्लस हो तो अच्छा है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ का 100 अबव कट ऑफ होता है। तो आप कट ऑफ के हिसाब से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करोगे। और मैं ये कहूँगा आप एटलीस्ट 8 to 10 यूनिवर्सिटीज़ आप शॉर्टलिस्ट करो, अप्लाई जिसमें करना चाहते हो। यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट होने के बाद में नियरली सितंबर में एप्लीकेशन स्टार्ट होते हैं। तो जब सितंबर में एप्लीकेशन स्टार्ट होते हैं तो आपको एप्लीकेशन करने होते हैं। तो एप्लीकेशन में आपको 3-4 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहला एटलीस्ट 3 आपको रिकमेंडेशन चाहिए होते हैं, जो फैकल्टीज़ आपको पढ़ा रहे हैं और जिस फैकल्टी के अंडर आप प्रोजेक्ट करोगे अपना मास्टर्स का, इनके रिकमेंडेशन के लिए आपको उनको पूछना होता है, उनको पहले ही बताना होता है, क्योंकि हमारे साथ के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो सब प्रोफेसर्स को बताते हैं कि हमें रिकमेंडेशन चाहिए। तो रिकमेंडेशन लेना होता है और रिकमेंडेशन के साथ आपको आपकी बीएससी की और एमएससी की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है नियरली 1000 वर्ड्स में। उसमें आपको अपना मोटिवेशन टू डू पीएचडी एंड इन विच एरिया यू आर इंटरेस्टेड ये सब अच्छे से बताना होता है विद इन 1000 वर्ड्स। एसओपी हो जाए, स्कोर हो जाए, एप्लीकेशन कर दो, रिकमेंडेशन भर देंगे और बाय दिसंबर भी नहीं, दिसंबर 1 सारे लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन क्लोज हो जाते हैं। बाय दिसंबर 1 आपको एप्लीकेशन कर देने हैं सारे और उसके बाद बस मस्त शांति से बैठ जाना है। फरवरी 1 वीक से ऑफर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑफर जो अपने पास आते हैं उसमें क्या इंटरव्यू होता है मतलब? हाँ, तो इंटरव्यू का ऐसा है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू रखती हैं। इंटरव्यू यूजुअली बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होता है। जैसे कि मेरा इंडियाना यूनिवर्सिटी में जब इंटरव्यू हुआ था, मुझे सबसे पहले कॉल आया कि आपका एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद हम आगे की प्रोसीजर करेंगे। तो इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ लिख रखा था कि इंटरव्यू में सिर्फ आपकी हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को चेक करेंगे। हाँ, अगर आप इंग्लिश में बोलने में फ्लुएंट हो या नहीं हो वो उन्हें चेक करना होता है। वो चेक इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप वहाँ ज्वाइन करते हो तो 1 साल का कोर्स वर्क होता है और उस कोर्स वर्क के साथ साथ आपको टीए ड्यूटीज़ करनी होती है, टीचिंग असिस्टेंटशिप। तो उसमें आप वहाँ के स्टूडेंट्स को टीच करते हो, तो उसके लिए आपकी इंग्लिश एकदम फ्लुएंट होनी चाहिए। तो वो इंटरव्यू में वो चेक कर लेते हैं कि आपकी इंग्लिश बोलने लायक है नहीं, आप वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो नहीं। ये एक होता है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक करें इंटरव्यू में। दूसरे टाइप का इंटरव्यू एक और होता है, जैसे मेरा मिशिगन स्टेट में हुआ था। उन्होंने मुझे बोला था कि हम तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं ज़्यादा, तुमने अब तक क्या रिसर्च किया है और तुम्हारे आगे रिसर्च के इंटरेस्ट क्या है। तो 2 तरह के इंटरव्यू होंगे, या तो आपके वो रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहेंगे या फिर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक करना चाहेंगे। तो इंटरव्यू कुछ यूनिवर्सिटीज़ रखती हैं और कुछ नहीं रखती हैं, सीधा ऑफर भी देती हैं। और बाकी जो टॉफेल जो एग्ज़ाम होती है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, तो इनकी क्या अलग से प्रिपरेशन करनी रहती है और उनका जो सिलेबस रहता है कौन सा रहता है आपका, जो मतलब जैसे कि अपना एमएससी का रहेगा वही रहेगा या फिर अदर कोई सा? इस एग्ज़ाम्स के सिलेबस बिल्कुल भी हमारे जो पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री उससे रिलेटेड नहीं होता है। ओनली और ओनली इंग्लिश आएगी उसमें। इंग्लिश भी मतलब जनरल इंग्लिश। इंग्लिश इस तरह होती है, उसमें 4 सेक्शन होंगे, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। हर एक सेक्शन इक्वली मार्क्स में डिवाइडेड होता है। रीडिंग में आपको पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। लिसनिंग में आपको ऑडियो क्लिप सुनाई जाएगी, ऑडियो क्लिप पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम आपको आंसर देने हैं। स्पीकिंग में आपको किसी पर्टिकुलर एक मतलब रियल सिनेरियो बताया जाएगा कि ऐसा एक सीन है, यहाँ पर कुछ हो गया है, उस सीन के बारे में 2 लोग बात कर रहे हैं, उन 2 लोगों के बात के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे। तो आपको उस विद इन स्टिपुलेटेड टाइम आपको रिस्पॉन्स देना होता है इंग्लिश में। और राइटिंग में 2 एसेज लिखने होते हैं, एक मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। वो आप अगर एग्ज़ाम की डिटेल में जाओगे तो आपको पता चलेगा। 4 सेक्शन होते हैं, चारों ही सेक्शन पूरा ही इंग्लिश बेस्ड होते हैं। अगर आपको अच्छा करना है तो उसमें मैं कहूँगा कम से कम 10 से 15 दिन की तैयारी ज़रूरी होती है। ये बाकी जैसे कि बताया कि तुमने टॉफेल में जो अपना स्कोर रहता है, लेट सपोज किसी स्टूडेंट का कम हो जाए, कम लेट 120 का पेपर रहता है, किसी का स्टूडेंट का कम आ रहा है अप्रोक्सीमेटली कितना 90 मिनिमम कितना डिमांड करते हैं, जैसे 80 प्लस। तो यदि 80 से कम आ रहा है तो फिर उसके लिए कैसे क्या इंप्रूव करें और क्या क्या मतलब दिक्कत हो रह जाती है फिर उसमें?
अगर आपका 80 से कम आ रहा है तो दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको इम्प्रूव करना होगा, एग्ज़ाम फिर से देना होगा। और उस एग्ज़ाम को फिर से देना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम देने के नियरली $180 फीस लगती है। और ये एग्जाम ड्यूरेशन मतलब कब होती है? और ये एग्ज़ाम पूरे 12 महीने ओपन रहती है, आपको बस स्लॉट बुक करना होता है, कभी भी आप देने जा सकते हो। एग्ज़ाम आप कभी भी देने जा सकते हो। 80 से नीचे आए तो काफ़ी मतलब दुख वाली बात है, आपको फिर से टेस्ट देना होगा, फिर से आपको $180 लगाने होंगे। तो मेरा जो स्कोर आया था वो थोड़ा कम था, वो 90 to 95 की रेंज में था। तो अब मैं भी थोड़ा डिप्रेस हो गया था कि अभी मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट फिर मैंने क्या किया, मैंने ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को ही शॉर्टलिस्ट किया जिसका टॉफेल स्कोर का कट ऑफ मोर देन 80 हो, बट नॉट मोर देन 100 हो, क्योंकि 100 के ऊपर कट ऑफ होगा और मेरा कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो रहा तो मैं उसमें ऑब्वियसली मेरा एडमिशन नहीं होगा। तो उस हिसाब से फिर मैंने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करी। तो टॉफेल का स्कोर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप उसको ऐसा स्ट्रांगली पकड़ के मत बैठो कि मेरा कम आया तो होगा ही नहीं। मेरा भी स्कोर कम था, बट फिर भी मेरा 3 जगह से ऑफ़र आया है, जो कि मतलब मुझे लगता है कि उन्होंने टॉफेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी नहीं, क्योंकि टॉफेल ही नहीं, आपका साथ में SOP और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर आपका टॉफेल 90 है तो इट्स फाइन, 80 है तो आपको फिर से देने की ज़रूरत है, 100 है तो इट्स वेल एंड गुड। बाकी फिर मतलब इसके अलावा कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है फॉर PhD यदि कोई स्टूडेंट अब्रॉड में करना चाहे तो? अगर आप बेस्ट की बात करोगे तो फिर आईवी लीग्स आती हैं, उसमें डार्टमाउथ, ब्राउन, प्रिंसटन, हार्वर्ड, कैलटेक, ये सब आती हैं। पर उन सब में जाने के लिए होता यह है कि अगर आपका रिसर्च एक्सपीरियंस ज़्यादा हो तो आपको वहाँ पर मिलना आसान होता है। उसमें अगर आपका एक कोई पब्लिकेशन रहा हो तो और ही बेहतर है, आपको आसानी से मिल जाएगा। पब्लिकेशन ना हो तो भी कई मामले होते हैं जहाँ पर कैलटेक जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं। उसका मेन फैक्टर ये होता है कि उनका अब तक का एकेडमिक एकदम सुपर स्ट्रांग रहता है। एकेडमिक आपका एकदम स्ट्रांग रहे, एकदम CPI वगैरह आपके अच्छे रहे और आपके रिकमेंडेशंस एकदम स्ट्रांग रहे, और उसके साथ साथ आपका टॉफेल का स्कोर अच्छा हो, और आप SOP में भी ऐसी SOP लिखें कि सामने वाले को पसंद आए वो, तो आप बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करें तो हो जाता है। पर कभी कभी क्या होता है कि जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये सब फैक्टर होने के बाद भी वो नहीं लेती हैं, क्योंकि उनका क्राइटेरिया यही होता है कि पब्लिकेशन है तो ही हम लेंगे। तो अगर आप देखोगे कि लेट्स से कि QS रैंकिंग टॉप 50 में जाने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, और वहाँ पर आपका रिसर्च ज़्यादा अच्छा हो, आपके SOP वगैरह ज़्यादा अच्छे हो तो मिल जाता है। ऐसा नहीं है नहीं मिलता है, मिल जाता है। और 50 रैंकिंग से लेकर 250, 300 रैंकिंग तक हमारी जो है अचीवेबल यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर हम आसानी से मिल सकता है हमें, हमारे जिस हिसाब का हमारा बैकग्राउंड है उस हिसाब से। ठीक है, ओके। बाकी अगला क्वेश्चन मेरा है कि यहाँ पर मतलब आप जो फॉरेन से अपन PhD करते हैं तो इसमें स्कॉलरशिप कैसे क्या मिलती है? आपने को अलग से अप्लाई करना पड़ता है या फिर जब अपन ज्वाइनिंग वगैरह करते हैं तब से स्कॉलरशिप स्टार्ट हो जाती है, और कितनी क्या मिलती है इन जनरल अप्रोक्स? USA में PhD करने का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप वहाँ पर जाओगे, आपकी PhD फुल्ली फंडेड होगी, इंक्लूडिंग आपकी फ़ीस, इंक्लूडिंग आपका स्टे और सब कुछ। वो आपको इतनी फेलोशिप वो देंगे कि आप 5 साल तक वहाँ पर रह पाओ और वहाँ पर अपना नॉर्मल जीवन आप जी पाओ। तो अगर आप स्कॉलरशिप की अमाउंट की बात करेंगे तो पर ईयर अप्रॉक्सीमेटली हर एक यूनिवर्सिटी का वैरी होता है वैसे, बट पर ईयर $25,000 to $35,000 मिलती है हर एक यूनिवर्सिटी का। हाँ, ईयरली हर एक यूनिवर्सिटी का वो वैरी होता है, बट 25,000 to 35,000 अप्रॉक्सीमेटली हर एक यूनिवर्सिटी का होता है। ठीक है, तो 25,000 35,000 के अंदर सब कुछ अपना इंक्लूड? हाँ, 25,000 और 35,000 के अंदर आपको यूनिवर्सिटी को 1 रुपया भी नहीं देना है। यूनिवर्सिटी आपको बस एडमिशन ले लेगा, आपको PhD के लिए जाना है। जितना भी पैसा दिया जाता है वो आपको वहाँ पर रहने के लिए, और रहने के बाद जो भी कॉस्ट आएंगे आपके वहाँ पे उस सब के लिए दिया जाता है। ठीक है, हाँ। मतलब ये 25,000 में आपका पूरा रहने का और खाने का आ जाएगा, और जितना वो लोग देते हैं वो सिटी के हिसाब से देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी होती है कि वो एकदम रूरल एरिया में होती है तो वो स्टाइपेंड कम देंगी, क्योंकि वहाँ पर आपका उस कम में भी गुजारा हो जाएगा। पर आप अगर अच्छी जगह जाओगे, जैसे न्यूयॉर्क में जाओ या फिर बॉस्टन में जाओ, तो आपको स्टाइपेंड वहाँ पर मोर देन 30,000 दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस ज़्यादा है। तो लिविंग एक्सपेंसेस के हिसाब से आपको फेलोशिप मिलती है, और जो कि काफ़ी होती है। मतलब मैंने सुना है कि मतलब आप सिर्फ वहाँ पर रह ही नहीं सकते, आप उस पैसे में खा पी कर आप कुछ सेव भी कर सकते हो। और उसके बाद जो इसमें PhD का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है फिक्स रहता है वो 5 ईयर का या फिर कम ज़्यादा रहता है? हाँ, यूजुअली ये 5 साल ही रखा जाता है। उसमें एक साल का कोर्स वर्क होगा, और 4 साल में अगर आपकी PhD नहीं होती है इन केस, तो वो 1 ईयर एक्सटेंडेबल होती है, जो कि यूनिवर्सिटी से की जाती है। तो 6 ईयर्स मैक्स में हो जाती है। ओके, मतलब 6 ईयर में आपने वो कंप्लीट करना रहता है? हाँ, विदिन 6 ईयर्स आपको अपनी डिग्री लेनी है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी? हाँ, तो अगर आप PhD कर लेते हो
तो यूएसए में पीएचडी करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको फिर उसके बाद में आगे जाने के लिए, पोस्ट डॉक में जाने के लिए, या फिर इंडिया में भी अगर आप वापस आकर प्रोफेसरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो आसानी होती है, क्योंकि वहाँ पर आप पीएचडी करते हो, आपकी पीएचडी की वैल्यू ज़्यादा होती है वहाँ पर। तो आप जैसे ही पीएचडी करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। आप पीएचडी के बाद ही तुरंत इंडिया आकर आप कहीं पर किसी केमिकल कंपनी या फिर कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, हायर और उससे भी आगे रिसर्च के लिए जा सकते हो, पोस्ट डॉक्टर्स में जा सकते हो। तो पोस्ट डॉक्टरेट के लिए जाइए आप। जैसे मैं बताता हूँ कि आईआईटीज़ में जब प्रोफेसर बनते हैं तो उस रिक्रूटमेंट के लिए आपके पास 2 पोस्ट डॉक होनी ज़रूरी होती है, और एक पोस्ट डॉक में लगभग 2 से 3 साल का समय लगता है। तो आपको पीएचडी के बाद भी एटलीस्ट 2 पोस्ट डॉक लेनी होंगी आईआईटीज़ वगैरह में प्रोफेसर होने के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी अभी पोस्ट डॉक का क्राइटेरिया रख दिया गया है। तो यूजुअली काफ़ी लोग पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक करते हैं, और पोस्ट डॉक के बाद या तो वो किसी फार्मा या फिर किसी केमिकल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर चले जाते हैं, या फिर वो यहाँ पर इंडिया वापस आकर, या फिर वहाँ पर भी प्रोफेसरशिप मिल जाती है। मतलब आसानी से तो नहीं कहूँगा, बट मिल जाती है। इंडिया वापस आकर वो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप के लिए जब अप्लाई करते हैं, तब उनकी सीवी इतनी स्ट्रांग बन चुकी होती है कि उन्हें काफ़ी कॉम्पिटिटिव चांस मिल जाता है। अब जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि यार मतलब कि मुझे प्लेसमेंट के लिए जाना है या फिर मतलब पीएचडी के लिए जाना है, तो वो कैसे क्या डिसाइड करें? मतलब आपने कैसे क्या डिसाइड करा था कि मेरा पीएचडी में इंटरेस्ट है, मुझे मतलब इसी फील्ड में जाना है? जब मैं यहाँ पर मैंने आईआईटी में ज्वाइन किया था, तब मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था पीएचडी में। मुझे ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट जॉब लो और सेटल हो जाओ। पर जब यहाँ पर आया तब मैंने देखा कि काफ़ी मेरे बैचमेट जो हैं वो पीएचडी कर रहे हैं, पर मुझे पता नहीं था इतना भी क्या है उसमें। पर जब एक प्रोफेसर ने हमें क्लास में बताया था कि पीएचडी करने से ऐसा ऐसा होगा आगे। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे हम गेट की एग्ज़ाम देते हैं, गेट की एग्ज़ाम से हमें गवर्नमेंट पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है, ओएनजीसी हुई, पीओसीएल हुई, जो भी होती है, उन सब में पोस्ट होती हैं। गेट में आप एकदम अच्छा रैंक लाओ, उसके बाद आपको केमिस्ट या फिर सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट, जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट, इन सब की पोस्ट होती है, जो कि काफ़ी अच्छी ऑफिसर लेवल पोस्ट मानी जाती है। पर अब हमें इस तरह बताया उस प्रोफेसर ने ये बताया कि आपने अगर वहाँ पर ज्वाइन कर लिया रिसर्च साइंटिस्ट की तरह, पर आपके ऊपर जो बॉस होगा, आपका जो बॉस होगा, वो कहाँ कैसे आएगा उस बॉस की पोस्ट पर? क्योंकि उसके पास पीएचडी होगी। वो पीएचडी करके आएगा तो उसके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, उसके पास रिसर्च नॉलेज ज़्यादा होगा, तो आपके बॉस की पोस्ट पर जाएगा, और आप कभी भी प्रमोशन होकर भी आप वहाँ तक नहीं जा सकते। तो इस तरह उन्होंने बताया कि आप पीएचडी करने के बाद भी किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आराम से जॉब पा सकते हो। तो पीएचडी करना इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है जितना तुम सोचते हो, और पीएचडी करने से तुम्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली मिलेंगी, क्योंकि आप पीएचडी करते हो उसके बाद आपके पास सबसे मेन तो एक प्रोफेसरशिप की फील्ड, प्रोफेसरशिप की जॉब ओपन हो जाती है। वहीं पर आप उसी पीएचडी से प्राइवेट केमिकल कंपनीज़ में भी जा सकते हो। तो मेरा इंटरेस्ट इस तरह डेवलप हुआ। मैं आया, फिर मैंने सोचा ये सब, मैंने भी अच्छे से सोचा, मेरा भी पहले गवर्नमेंट एग्ज़ाम वगैरह में ही जाने का मन था, पर जब यहाँ आया तो तब थोड़ा सोचना शुरू किया, प्रोफेसर से बात करी। फिर जब समर वेकेशन आया तब सब लोगों ने नहीं, मतलब काफ़ी ने सोचा कि इंटर्नशिप वगैरह करी जाए। तो मैंने भी यहाँ पर फिर समर में रुककर सोचा कि 1-2 महीने की इंटर्नशिप करते हैं, घर जाकर क्या ही करेंगे, वैसे भी समर पूरी ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैंने यहीं पर प्रोफेसर्स के अंडर एक लैब में इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली। जब मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन करी, जब काम वाम करना शुरू किया, तब काम करने में तो थोड़ा ऐसा था कि इतना ज़्यादा काम है, पर जैसे जैसे करता गया तब समझ में आता गया कैसे क्या होता है, कैसे कोई रिएक्शन लगाते हैं, तो सब धीरे धीरे समझ में आते गया। और फिर उसी के साथ साथ जो लैब में पीएचडी वाले थे, उन्होंने मोटिवेट किया कि तुम ऐसा करो, तुम बाहर अप्लाई करो, बाहर ऐसा होता है, ऐसी पीएचडी होती है, आगे ये कर सकते हो। तो इस तरह से फिर मुझे मोटिवेशन आया कि हाँ मैं पीएचडी ही करूँगा। बाकी मतलब कितना क्या तुमको बढ़, जैसे आप मतलब इंटर्नशिप करी यहाँ पर, उसके बाद अभी भी 4th सेमेस्टर तुम्हारा चल रहा है लैब का, तो कितना क्या बर्डन रहता है? हाँ, लैब का बर्डन ऐसा है कि ऑर्गेनिक जो लैब है वो ज़्यादा ही लेबोरियस होती है। तो हम सुबह जाएंगे 9 बजे और 1 बजे आएंगे, फिर खा के फिर चले जाएंगे 3 बजे, फिर 8-9 बजे आएंगे। तो टाइम तो लैब में लग ही जाता है, पर उस टाइम को इतना ज़्यादा हम रह रहे हैं लैब में, ये महसूस नहीं होता है। आसानी से आपका टाइम जाएगा, क्योंकि आप रिएक्शन लगा रहे हो, आप उस रिएक्शन को आगे सेट कर रहे हो, आगे प्योरीफाई कर रहे हो। आपको मतलब ऐसा लगा रहेगा अंदर से करना है, अच्छा लगता है, इतना भी ज़्यादा बर्डन वगैरह नहीं होता है। तो अगर आपको मोटिवेशन है, अगर आपको उस रिएक्शन में इंटरेस्ट है, आपको मज़ा आ रहा है करने में,
तो एकदम आसानी से पूरा दिन निकल जाएगा। अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा तो आपका सिर दुखना शुरू होगा और वो रात तक दुखेगा। ऑब्वियसली सही है। हाँ, बाकी फिर ये आईआईटी जी का कोर्स करिकुलम है केमिस्ट्री का, वो कितना क्या हेल्पफुल रहा, मतलब पीएचडी के लिए, फिर उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, और कैसा क्या आपको लगा कोर्स करिकुलम है का? कोर्स तो ठीक ही था, पर कोर्स जो है वो ज़्यादा ही एडवांस्ड है। कोर्स ज़्यादा एडवांस्ड इन द सेंस कि मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो ज़्यादातर की गेट और नेट के लिए रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। तो CSIR और गेट के लिए जो सिलेबस होता है उससे ज़्यादा ही एडवांस यहाँ पर चीज़ें सिखाई जाती हैं। और जब हम तीन सेमेस्टर में तो जो कंपलसरी कोर्सेज होते हैं वो काफ़ी मेल खाते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से, बट जो 4th सेमेस्टर होता है उसमें पूरे ही इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं। उस इलेक्टिव कोर्सेज में आप आगे किस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हो उससे रिलेटेड आप इलेक्टिव कोर्स लेकर उस फील्ड का ज़्यादा नॉलेज ले सकते हो। तो आप इलेक्टिव लो और फिर आपके जो नॉर्मल कोर्सेज भी हैं वो भी काफ़ी एडवांस्ड है, जो कि मतलब पीएचडी में आपके नॉलेज में इजाफा करेंगे, मतलब अच्छे कोर्सेज हैं। ओके, बाकी यहाँ का लगता है कि मतलब प्रोफेसर का कितना क्या हेल्पफुल मिला, मतलब प्रोफेसर का नेचर कैसा क्या लगा आईआईटी गुवाहाटी का? हाँ, प्रोफेसर्स का नेचर ऐसा है, काफ़ी कुछ तो काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, मैंने सुना कि मतलब साथ में हाँ, पार्टी वगैरह कुछ तो आपको हमेशा मतलब अपने क्वार्टर्स में बुला लेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, मतलब हर समय लैब को पार्टी देते रहेंगे। और कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको कि पार्टी तो छोड़ो, वो आकर बस आपको नॉर्मल हाय हेलो भी नहीं करेंगे, वो आएंगे और सिर्फ काम की बातें करेंगे। तो हर एक का अलग अलग है मिजाज, बट कोई भी ज़्यादा बुरा नहीं है। सब काम अगर आप उनसे आप काम करोगे तो आप उनको हमेशा पसंद आओगे। हाँ, पर आप उनसे अच्छे से फ्रेंडली में रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सारे प्रोफेसर अच्छे हैं और कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। सो गाइस, नाउ द टर्न फॉर द रैपिड फायर क्वेश्चन। ओके, तो पहला क्वेश्चन मेरा है कि यदि मैं तुमसे भी बोलूँ कि आपको यहाँ पर डांस करना है तो कौन सा सॉन्ग पसंद करोगे? डांस करने के लिए तो मैं राजस्थानी सॉन्ग ही पसंद करूँगा। मैं राजस्थान से हूँ। तो कालियो कूद पड़ियो मेला में, ये गाना है राजस्थान का जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ओके भाई, क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट जो थोड़ा सा अजीब हो, जिसकी अजीब हरकतें लगी हुई, फिर तुमको कोई सा इंसिडेंस याद आ रहा हो जो शेयर कर सकते हो सभी के साथ? हरकतें तो अजीब आपको मिल ही जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग दिमाग वाले लोग आते हैं, पूरे भारत से लोग आएंगे। तो आपको अपने लाइक माइंडेड लोग भी मिलेंगे, पर आपसे अलग माइंडेड लोग भी बहुत मिलेंगे। कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जो 24 घंटे अपने आप को कमरे में बंद रखते हैं, कुछ ऐसे मिलेंगे जो रूम पे रहते ही नहीं हैं। तो ये आकर मुझे भी जो डाइवर्स एनवायरनमेंट मिला वो देखकर अच्छा लगा कि हाँ, काफ़ी अलग अलग भांति के लोग हैं। फिर यहाँ पर आकर मतलब दोस्त वगैरह तो आपके बन ही जाएंगे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट आपको अलग अलग लोग मिलेंगे, उसमें कुछ तो आपको सच में अजीब लगेंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आप जब खुद आएंगे तब देख लेना। ओके, और बाकी आईआईटी जी का बेस्ट मोमेंट जो अभी तक तुमको लगा 2 ईयर में? पूरी साल में बेस्ट मोमेंट जो मैं बोलूँगा वो था अल्चरिंगा, जो आईआईटी जी का फेस्टिवल होता है वो। और उसके बाद में हम दोस्त लोग जब सब यहाँ गुवाहाटी से मेघालय एकदम पास में, सब लोग जब घूमने गए थे, जब पहाड़ों में घूमे, झरने वरने देखे, वो काफ़ी अच्छा मेरे लिए मोमेंट था। फेवरेट हीरो हीरोइन के तो कौन है? बॉलीवुड में तो मुझे खासकर कोई पसंद नहीं है। फिर हॉलीवुड में ऐसा मैं नाम तो ज़्यादा क्या ही बताऊंगा, बट हॉलीवुड में काफ़ी एक्टर एक्ट्रेस हैं। स्पेशली मैं मार्वल कॉमिक्स का बहुत फ़ैन हूँ, बड़ा फ़ैन हूँ बस। बाकी फिर टॉलीवुड साउथ मूवीज़ वगैरह का शौक नहीं क्या? हाँ, टॉलीवुड में मुझे बाहुबली पसंद है। और टॉलीवुड में तो कौन पसंद है सबसे ज़्यादा? हाँ, टॉलीवुड में बाहुबली वाला एक्टर प्रभास, और उसमें तमन्ना एक्टर है बाहुबली 1 में, वो अच्छी लगती है। ओके, साई पल्लवी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है उसकी एक्टिंग। हाँ, वो भी अच्छी है। अच्छी है। हाँ, रश्मिका मंदाना भी अच्छी है। ओके, फाइन।